नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आजकल आरएसएस और बीजेपी के थिंक टैंक में ये चर्चा हो रही है कि मोदी जी का जो करिश्मा है, मोदी मैजिक, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और यहीं से एक सवाल उठ रहा है कि अगर मोदी जी 2024 के फाइनल में 240 से कम सीटें लेकर आते हैं तो क्या ये जो दो आदमी हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट का मतलब यानी नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, जो उदारवादी चेहरे हैं बीजेपी के, मॉडरेट फेस हैं। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि क्या ये दो नेता 2024 में 240 सीटों पर मोदी जी के लिए चुनौती बन सकते हैं। और या साफ शब्दों में बोलूं, क्या ये मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं या मोदी के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अब ये बातें मैं किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिष की भविष्यवाणी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, ना ही कोई हवा में कह रहा हूँ। ये सारी की सारी जो बातें हैं, जो असेसमेंट है, आरएसएस का है, बीजेपी का है, और इसके पीछे डेटा जर्नलिज्म है, डेटा है, कुछ आंकड़े हैं, कुछ राजनीतिक समीकरण हैं। और ऐसे राजनीतिक समीकरण हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो भाजपा के पुराने सहयोगी दल हैं उनका भी संज्ञान लिया गया है। तो सवाल आखिर में आज का जो सबसे बड़ा है, जिस पर मैं जवाब देने जा रहा हूं, वो ये है कि क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह मोदी के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अब दोस्तों, आज मैं कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़े आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं कि बहुत आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मोदी जी के साथ तीन ही स्थितियां हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव में तीन सिचुएशंस हो सकती हैं 2024 के जब रिजल्ट आएंगे। पहली सिचुएशन ये है कि मोदी जी 272 सीटें जीत लेते हैं। तो अगर 272 सीट जीत ली, जो मेजॉरिटी मार्क है, तो फिर निस्संदेह बेशक वही प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन अगर ये सीटें 272 से कम हैं, 250 हैं, 240 हैं, फिर रिप्लेसमेंट क्लॉज आ सकता है। फिर कहीं ना कहीं उनकी जगह कोई नितिन गडकरी, कोई राजनाथ, कोई भी XYZ, जिसको मैं अभी समझाने जा रहा हूँ आपको आंकड़ों के साथ, वो सिचुएशन हो सकती है। और एक सिचुएशन ये है कि जो 272 से नीचे का आंकड़ा बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए तो फिर सरकार ही बदल जाएगी। ना मोदी होंगे, ना उनका कोई रिप्लेसमेंट होगा, ना बीजेपी। फिर सीधे सीधे सरकार ही बदलने जा रही है। ऐसे में वो जो 50-60 सीटें लगेगी सत्ता में आने के लिए, उसका जुगाड़ होना बहुत मुश्किल है मोदी जी के नाम पे। ये बात तो तय है। मोदी जी लोगों को डरा के अपने साथ रख सकते हैं। प्यार मोहब्बत में वो 2014-2019 का खेल खत्म हो गया। उसके बाद जो लोग साथ में थे वही लोग अलग हो गए। तो कुल मिला के एक नया नाम आएगा, उसमें संघ भी बोलेगा। और क्या बीजेपी के अंदरूनी लोग बोलेंगे नहीं। अब दोस्तों, टाइगर और मैं 2024 की जो सिचुएशन है, जहां मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे होंगे, उस सिचुएशन को तो डिकोड करेंगे आज। लेकिन मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर पिछले कुछ समय से मोदी जी और 2024 के फाइनल को लेकर इतनी अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं, इतने क्वेश्चंस क्यों खड़े किए जा रहे हैं, सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं मोदी जी की साख को लेकर, जादू को लेकर, करिश्मे को लेकर, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर। उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि अगर गुजरात को हम अलग कर दें, गुजरात को हम एक्सेप्शन मान लें, अपवाद मान लें, तो मोदी जी ने एक भी बड़ा चुनाव नहीं जीता है हाल फिलहाल में। सिर्फ हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूँ, बाई इलेक्शंस की भी बात कर रहा हूँ। और ये बाई इलेक्शंस लोकसभा के भी थे, जहाँ पर मोदी जी का ही चेहरा सामने रखा गया था। वो भी बीजेपी चुनाव हारी है और कई सीटों पर बुरी तरह हारी है, एक तरफा हार मिली। ये एक खतरे की घंटी है। लेकिन जो मैं आपको डाटा आप दिखाने जा रहा हूँ, ये जो पॉलिटिकल डेटा है, इससे आपको थोड़े तस्वीर और समझ में आएगी और साफ होगी तस्वीर कि वाकई मोदी जी क्या बहुत मुश्किल ज़मीन पर खड़े हैं और क्या वाकई 272 का मार्क छूने में उनको एक बहुत असाधारण कोशिश करनी पड़ेगी, जो फिलहाल मुमकिन नहीं दिखती। अब दोस्तों, अगर आप 2019 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे लोकसभा चुनाव का, जहां मोदी जी ने 303 सीटें जीती थी,
इसमें तकरीबन 77 सीटें 77 सीट्स ऐसी थीं जहां बीजेपी की जो जीत का अंतर था वो कम था, 1 लाख से भी कम, काफ़ी कम था। कहीं पर तो 5,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000 वोटों से जीते थे। इन 77 में 40 सीटें 40 सीट्स ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर थी, कांटे का मुकाबला था। और अगर यहाँ पर इस बार जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी दिख रही, जिस तरह से मुद्दे दिख रहे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी के मुद्दे हो, महंगाई के मुद्दे हो, या फिर मोदी जी का खुद का फटीग फैक्टर हो, तो ये जो 40 सीटें हैं, या अगर हम एक ब्रॉडर सेंस में कहें 77 सीट्स, इस पर जीत बीजेपी रिपीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक बिग क्वेश्चन है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहां बीजेपी के जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनके माथे पर बल पड़ रहे हैं। अब 2019 की एक और आप तस्वीर देखिए, ये जो ग्राफिक है, ये जो मैप है, जहां आप डार्क ब्राउन कलर देखेंगे, जहां पर जो डार्क कलर है वहीं पर सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती हैं और बहुत अंतर से जीती हैं। आप कह सकते हैं ना सिर्फ स्वीप किया है, बहुत हाई मार्जिन से मोदी जी ने ये सीटें जीती। कहीं कहीं तो 3 लाख की मार्जिन है, कहीं 2 लाख वोटों से ज़्यादा से बीजेपी जीती है। और ये जो नक्शा है, इसमें गुजरात है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी आज की तारीख में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत कमज़ोर स्थिति में। गुजरात में अगर फिर से मोदी जी अपनी परफॉर्मेंस रिपीट कर देते हैं, लेकिन जहां उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, बीजेपी की अब तक बेस्ट परफॉर्मेंस थी, वही राज्य बहुत कमज़ोर स्थिति में खड़े। ये भी एक खतरे की घंटी, परेशानी का सबब बीजेपी के लिए है। अब ये जो आपने नक्शा देखा, तो एक चीज़ तो जाहिर हो रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पिछली बार मोदी जी ने सबसे बड़े अंतर से जीत, आप कह सकते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री जहां थी, वोट जहां बम्पर मिले थे, वहां पर प्रदेश में हालत नाजुक है। अब इसमें मैं 3 स्टेट्स और जोड़ रहा हूं, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। बिहार में इसलिए जोड़ रहा हूं कि बिहार में भी मोदी जी ने नीतीश कुमार के साथ स्वीप किया था, 40 में से 39 सीट ले गए थे। इस बार जो साझेदार है, जो सहयोगी अलग हो गया, नीतीश एकदम सामने खड़े हैं मोदी के, तो बिहार की स्थिति खराब है क्योंकि आपका अलाई निकल गया आपसे, आपका पार्टनर जा चुका है और आपको एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक अगेंस्ट द करंट वहाँ चुनाव लड़ना पड़ेगा बिहार में। महाराष्ट्र अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर विकेट पर बीजेपी महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे जब से अलग हुए हैं या उनको हटाया गया है, उनकी सरकार गिराई गई है, पार्टी तोड़ी गई है, जितने भी बाई इलेक्शंस हैं सब के सब महाविकास अघाड़ी ने जीते हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं जहां बीजेपी, मैं कह सकता हूं पूरे देश में जो बीजेपी के गढ़ हैं, किले हैं, सबसे कमज़ोर किला आज की तारीख में महाराष्ट्र। कर्नाटक का हाल आपने अभी देखा और कर्नाटक में बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी कम सीटें लाएंगी, बहुत ज़्यादा अंतर से हार हुई है बीजेपी की कर्नाटक में। कर्नाटक में 28 सीटें, यानी ये जो 116 सीटें इन 3 राज्यों में, इस पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं, बीजेपी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और अभी मैंने उत्तर प्रदेश नहीं गिना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पर 40 सीटें रेड जोन में, रेड जोन का मतलब है कि 80 में से 40 सीटें फंसी हुई हैं। उस पर मेरा वीडियो आप देख सकते हैं जो इससे पहले मैंने किया था। बहरहाल जो तस्वीर निकल के आ रही वो ये आ रही है कि तमाम मुद्दों के साथ साथ बीजेपी यानी मोदी जी जिस विकेट पे खड़े हैं वहाँ पर 272 का मार्क छूना, निशान छूना मुश्किल है। और अगर 240 सीटें आती हैं, 230 सीटें आती हैं, तो फिर क्या होगा? अब दोस्तों, जो बीजेपी के थिंक टैंक हैं, जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं या आरएसएस हैं, उनका जो आप कह सकते हैं जो थिंक टैंक है, उनका ये असेसमेंट है, बड़ा फेयर असेसमेंट है कि मोदी जी 240 के आसपास सीटें ला सकने की कुव्वत आज की तारीख में रखते हैं। अब वो आगे चल के कोई करिश्मा कर दें, कोई हमला कर दें फिर से किसी पाकिस्तान पे, चीन पे, वो एक अलग बात। लेकिन जो नॉर्मल सिचुएशन, अगर यही सिचुएशन चलती रही आने वाले 10 महीनों तक, तो 240 के आसपास सीटें आ रही हैं। और 240 पे मोदी जी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जो एक डिक्टेटोरियल टाइप की एक उनकी सरकार चल रही है और उनकी खुद की एक तानाशाह जैसी इमेज है, यहाँ सिर्फ 2 लोग, अमित शाह और मोदी, इस सरकार को लेकर चल रहे हैं। वहाँ सरकार में भी भीतर भी इंटरनल बिकरिंग्स हैं, विरोध के स्वर पार्टी के अंदर भी हैं, आरएसएस भी नाराज़ है और जो उनके अलाइज हैं
नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और तमाम लोग, वो तो पहले से ही इतने नाराज़ हैं कि आज मोदी के सामने खड़े हैं। यानी वो मोदी को हराने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जो मुमकिन हो सकती है। ऐसी स्थिति में मोदी जी को अगर 30-40 सीटों की ज़रूरत होगी तो कौन देगा? क्या नवीन पटनायक देंगे? क्या उनको ये सीटें जगन मोहन रेड्डी देंगे या केसीआर देंगे? या फिर ममता बनर्जी इस तरह के जो इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं रीजनल पार्टी के जो छत्रप हैं, वो किसी राजनाथ को आगे बढ़ा देंगे, वो किसी नितिन गडकरी को आगे बढ़ा देंगे? ये सिचुएशन क्या होगी? मुझे लगता है कि इस सबसे बड़े सवाल को डिकोड करने के लिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसको और आसानी से समझते हैं, टाइगर के पास चलते हैं। टाइगर, मेरा पहला सवाल ये है कि जो बीजेपी का असेसमेंट कि 77 सीट ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क है, ये 77 सीटें बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, और ये 77 सीटें उन 303 सीटों में शामिल है जो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, 303 सीट्स, उसमें 77 सीटें शामिल। अब अगर इसको सीधा सीधा गुणा भाग करें तो फिर मोदी जी की जो मार्जिन है वो 230-240 पे रुक रही है, मैजिक मार्क से वो बहुत ज्यादा नीचे है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि पार्टी के अंदर एक बगावत का बिगुल फूंक सकता है? आपको लगता है कि आरएसएस भी कुछ सोच सकती है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जैसे लोग या ममता बनर्जी जैसे लोग वो किसी राजनाथ सिंह का नाम ले सकते हैं या किसी गडकरी का नाम ले सकते हैं? और अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, एकदम स्ट्रेट, बिना लाग लपेट के, कि मोदी के एब्सेंस में अगर 230 पर आते हैं तो क्या नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या फिर कोई और, उनके चांसेस ब्राइट होते हैं? देखिए दीपक जी, एक बात तो बड़ी तय है कि यदि बीजेपी 230 पे आती है तो वो जो मैजिक फिगर पहुंचने के लिए जो आंकड़ा चाहिए, वो आंकड़ा आएगा कहां से? सवाल ये है, क्या अकाली दल पंजाब में आंकड़ा ला पाएगा? क्या एकनाथ शिंदे का शिवसेना वो आंकड़ा ला पाएगा? क्या चौटाला वो आंकड़ा ला पाएगा? उनको भी वो पैकेज सर पे है, एंटी इनकम्बेंसी का, नॉन परफॉर्मेंस का, नॉन डिलीवरी का, जो आप झेल रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें दूसरे लोगों के पास जाना होगा जो अभी बीजेपी के साथ नहीं है। क्या नीतीश कुमार साथ देंगे? क्या ममता का दिल फिर से एक बार एनडीए में जाने के लिए तैयार होगा? क्या एआईएडीएम के सब भूल के साथ दे देगी? क्या शरद पवार साथ आ जाएंगे? क्या शिवसेना अपने ऊपर प्रताड़ना की वो सब भूल के इनके साथ आ जाएंगे? सभी जो लोग आ सकते हैं, जो पुराने एनडीए के पार्टनर्स भी हैं, उनके लिए एक ही शख्स होगा जो मोदी माइनस कोई भी चलेगा। मोदी नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी के व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये पार्टी 2014 से तो दो ही लोग चला रहे हैं, तो जो लोग प्रताड़ित है, खासकर एजेंसी का जितना दुरुपयोग हुआ है, हर जगह एजेंसी को, चाहे ममता हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे स्टालिन हो, जो डराने का काम कर रहे हैं, और जो लोग साथ में हैं वो डर के हैं। आज आंध्र प्रदेश में टीडीपी भी साथ देना चाहती है और साथ वाईएसआर रेड्डी भी देना चाहता है, जगन रेड्डी भी देना चाहता है, वाईएसआर कांग्रेस, लेकिन वो डर के मारे हैं। जो साथ है वो डर के मारे हैं, और जो साथ नहीं है वो बाकायदा आपसे दो दो हाथ करने के मूड में है। ऐसे में वो जो 50-60 सीटें लगेगी सत्ता में आने के लिए, उसका जुगाड़ होना बहुत मुश्किल है मोदी जी के नाम। ये बात तो तय है। मोदी जी लोगों को डरा के अपने साथ रख सकते हैं। प्यार मोहब्बत में वो 2014-2019 का खेल खत्म हो गया। उसके बाद जो लोग साथ में थे वही लोग अलग हो गए। तो कुल मिला के एक नया नाम आएगा, उसमें संघ भी बोलेगा। और क्या बीजेपी के अंदरूनी लोग बोलेंगे नहीं? क्या बीजेपी में बोलने वाले लोग नहीं हैं? जब देखेंगे तो आपको सीन क्या लगता है टाइगर? फिर टाइगर सीन क्या लगता है कि अगर मोदी पर बिल्कुल सहमति नहीं है, पार्टी के भीतर नहीं है, बाहर तो वैसे ही नहीं है, अगर मोदी से लोग परेशान हैं, उनकी जो तानाशाही रवैया है या जिस तरह से मोदी और अमित शाह मिलकर चला रहे हैं,
और जो पार्टी का जो एक डेमोक्रेटिक फोरम है बीजेपी का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पार्टी के भीतर ही कुछ ना कुछ बगावत का बिगुल फूट सकता है? यकीनन, और इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने जितने मोदी जी स्ट्रांग है, उससे ज्यादा स्ट्रांग अडवाणी को मैंने और आपने देखा है। दीपक जी, आप तो बीजेपी कवर करते हैं, आपने अडवाणी जी के साथ ट्रैवल जी। किया, आप अडवाणी जी के मायने जानते हैं क्या थे। अडवाणी ही सब कुछ थे, लेकिन उन्हीं अडवाणी जी के घर पे पत्थर फेंकते हुए मैंने और आपने भी देखा। क्योंकि लगातार चुनाव हार लोगे या आप सत्ता में आने की स्थिति में नहीं हो, तो पार्टी आपका 2 मिनट के अंदर, यही कैडर आपको 2 मिनट के अंदर साइडलाइन करता है। उन्हें जिताने वाला उम्मीदवार चाहिए। ऐसे में जो आपको शॉर्टेज पड़ेगा 40, 50, 60 सांसदों का, उस सांसदों की जो व्यवस्था करेगा वो नेता बनेगा। उसकी व्यवस्था कौन कर सकता है? राजनाथ कर सकते हैं, योगी कर सकते हैं, अमित शाह कर सकते हैं, या गडकरी कर सकते हैं। ये 3-4 नाम हैं बड़े जो बार बार उछल रहे हैं। इसमें योगी जी के पास अपनी पार्टी छोड़ के, अपना उत्तर प्रदेश छोड़ के, बाकी किसी भी राज्य में अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन, पॉलिटिकल पार्टी, उनके कोई ऐसे मधुर संबंध नहीं है, या कोई बैक साइड पे ऐसा कोई उनका पास मैनेजर नहीं है जो बाकी दलों से साठगांठ करके मतदान मांगे। फिर उनकी उग्र हिंदू छवि बाकी दलों के लिए तकलीफ हो सकती है, ममता से लेकर सभी को। फिर दूसरा बात आती है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के कई लोगों से अच्छे संबंध है, बीजेडी से अच्छे संबंध है राजनाथ जी के। नीतीश कुमार से बहुत अच्छे संबंध नीतीश कुमार से बहुत अच्छे संबंध है। तो नीतीश कुमार बीजेडी के साथ देंगे राजनाथ को, ये पता है। लेकिन फिर राजनाथ का उत्तर प्रदेश ही राजनाथ के साथ होगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से कंट्रोल में योगी के है, और योगी और राजनाथ जी की दोस्ती और दुश्मनी सारी दुनिया जानती। तो ऐसे में क्या अपने घर से ही अपने को समर्थन नहीं मिला? मुझे याद है जब अर्जुन सिंह पार्टी में बहुत ताकतवर होकर उभरे थे, अर्जुन तिवारी कांग्रेस बनने के पहले। लेकिन अर्जुन सिंह का दुर्भाग्य रहा कि मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। तो मध्य प्रदेश अपने ही राज्य में उनको बेस नहीं था, इस वजह से बाकी राज्यों में जो समर्थन मिला उसके बावजूद भी वो आगे नहीं जा पाए। और फिर अल्टीमेटली नरसिंह राव को ही प्रधानमंत्री, क्योंकि नरसिंह राव के टाइम पे शरद पवार भी रेस में थे, अर्जुन सिंह भी रेस में थे, कई लोग रेस में थे जब नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन अपने घर में ही अपने समर्थन नहीं है, तो बाकी राज्यों में समर्थन कैसा मिलेगा? ये ऐसी कई चीजें होती है जो आपको इसको बड़े माइक्रो लेवल पे स्टडी करना होगा। फिर उसके बाद आप गडकरी का नाम लेंगे, तो गडकरी अक्रॉस द पार्टी लाइन पॉपुलर है, और इसका गडकरी के साथ सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि वो संघ के बहुत क्लोज है। ऐसे में और अक्रॉस द पार्टी लाइन, क्या महाराष्ट्र की 48 सीटें मराठी मानुस नहीं, लेकिन टाइगर, अगर टाइगर जो आप कह रहे हैं कि चलिए गडकरी है, गडकरी जो है वो आरएसएस के क्लोज हैं, नागपुर में रहते हैं, और जाहिर तौर पे अगर कोई मराठा जो है, कोई महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति अगर नेता, अगर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो जो महाराष्ट्र की लॉबी है, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को बैक करेंगे। लेकिन एक यहाँ पर सवाल ये है कि नितिन गडकरी को जो सेकुलर पार्टीज हैं, क्या वो बैक करेगी? फॉर एग्जाम्पल ममता बनर्जी हैं, या इवन नहीं, गडकरी की तो क्या गडकरी की जो क्रेडेंशियल्स हैं, क्या गडकरी का जो मुसलमानों के प्रति या गडकरी का गैर हिंदू जो वोटर है उसके प्रति उनका रवैया क्या गडकरी को हम कह सकते हैं कि वो एक मॉडरेट फेस है? मॉडरेट फेस इसलिए भी मैं कहता हूं कि गडकरी के किसी भी वक्तव्य में सबसे ज्यादा यूट्यूब में देखने वाले गडकरी है नेताओं में। और आप कौन से भी यूट्यूब का भाषण करिए, उनका कभी भी किसी भी मुसलमान के खिलाफ या मुस्लिम तुष्टीकरण की बात वो नहीं करेंगे। वो बात जरूर करेंगे सावरकर की, लेकिन मुसलमानों की बात नहीं करेंगे। गडकरी का जो जीतने का तरीका है, नागपुर में जो लोकसभा जीते हैं, वो अक्रॉस द पार्टी लाइन और अक्रॉस द कास्ट और क्रीड, जाति सर्व धर्म के लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि गडकरी के दरवाजे पे रात को 2 बजे भी कोई भी पहुंच जाए, कांग्रेसी भी पहुंच जाए, तो उसका स्वागत होता है। मैं ऐसे कई कांग्रेस के नेताओं को जानता हूं कि जो अपने पड़े हुए फंसे हुए काम निकालने के लिए उनके पास आते हैं और वो हंस के स्वागत करते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। और मनभेद नहीं, इसलिए वो सभी से अच्छी बात करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में आने के बाद, सत्ता में जब आदमी टाइगर, एक बात और बता दूं, मैंने राजनाथ सिंह को भी कभी एकदम एंटी मुसलमान नहीं सुना है। जिस हिसाब से भाषा योगी यूज करते हैं, वैसे राजनाथ सिंह भी कभी यूज नहीं करते। तो जो लोग मुसलमानों के वोटों पे जिंदा है, या जिनको मुसलमानों की राजनीति करनी है,
उनको भी राजनाथ सिंह या गडकरी से परहेज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसी एक स्ट्रिक्ट लाइन नहीं ली कि इसको भगा देना चाहिए, इसको ले देना चाहिए। लेकिन एक चीज है, आपको लगता है कि जैसे ठीक है, पहले बहुत सी हम तारीफें सुनते हैं, मोदी जी की भी बहुत तारीफ हमने 2014 से पहले सुनी थी कि डेवलपमेंट के आदमी हैं, देश को एक लंबी छलांग से आगे ले जाएंगे, बढ़ा देंगे। और मनमोहन सिंह ने जिस तरह से देश की जो रेल है पटरी से उतार दी, उसको ना सिर्फ वापस मोदी लाएंगे बल्कि एक बुलेट स्पीड दे देंगे। बहुत कुछ मोदी के बारे में हमने सुना था, प्रोपोगेंडा। लेकिन जब धीरे धीरे मोदी सत्ता में आए तो ऐसा कोई डेवलपमेंट दिखा नहीं, बल्कि गुजरात का मॉडल तो आज हंसी का पात्र है। ऐसा तो नहीं है कि आप कह रहे हैं कि साहब नितिन गडकरी जो हैं वो डेवलपमेंट के आदमी हैं, विकास के आदमी हैं, मॉडरेट फेस हैं। सत्ता में आने के बाद अगर गडकरी का रंग बदला, वो भी वही तानाशाह निकले, वो भी उसी खांचे से और सांचे से निकले जिससे मोदी निकले हैं, क्योंकि है तो ये सब आरएसएस के ही लोग। तो क्या गडकरी पे किस तरह से भरोसा किया जा सकता है? क्या अटल जी संघ के नहीं थे? क्या अटल जी एक मॉडरेट फेस नहीं थे? क्या अटल जी सबको लेके साथ में नहीं चलते थे? क्या अटल जी ने ये नहीं कहा था कि मैं सभी मेरे पूर्व जो प्रधानमंत्री हो गए, मैं सभी की इज्जत करता हूं? 1947 से लेके इस देश ने जरूर प्रगति की है, हर साल प्रगति की है, इसीलिए आज हम इस स्थिति में हैं। क्या अटल जी ने ये नहीं कहा? क्या कभी कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी नेता इस देश का ये कहता है कि 2014 से हम आजाद हो गए? आप मोदी जी की तुलना किसी से नहीं कर सकते दीपक जी। क्या किसी नेता ने, अटल जी ने या गडकरी जी ने अपने नाम से कोई स्टेडियम बनाया? क्या अपना रोड जो जो जिस मिनिस्ट्री में है वो करेंगे? यदि मिनिस्ट्री का एक हाईवे अथॉरिटी का ऑफिस यदि 12 साल में बन के तैयार होता है, तो उस लोकार्पण के प्रोग्राम में अपना ही मंत्रालय को कोसने वाला मंत्री भी एक ही है, गडकरी। जी टाइगर, एक एक चीज और, ये तो बात रही कि अगर मोदी 230 पर रुक जाते हैं और मोदी को अगर बाहर से समर्थन की जरूरत है, उनको समर्थन उनकी तानाशाही के नाम पर या उनकी जिस तरह से उन्होंने और अमित शाह ने सरकार चलाई है, जिस तरह से दो लोगों ने मिलकर, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की वजह से कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा। ये तो सब स्वीकार करते हैं, आरएसएस भी स्वीकार करता है, पार्टी के भीतर से भी स्वीकार लोग करते हैं। लेकिन मान लीजिए मोदी 230 से भी नीचे चले गए, भले ही वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आते हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन उसके पास 230 भी नहीं है, फिर तो जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, उनकी संख्या ज्यादा होगी 540 के हाउस में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि फिर सीधे सीधे मोदी का पत्ता साफ, बीजेपी का पत्ता साफ और एक विपक्ष सीधे सीधे सरकार बनाएगी, या प्रेसिडेंट जो है मुर्मू, जिनको मोदी जी ने बनाया है, वो एक बार फिर से मौका देंगे मोदी जी को कि भाई आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, आप हमारी चिट्ठी लीजिए, चिट्ठी लेके आइए? संविधान तो लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाएगा, संविधान कहता है। राष्ट्रपति लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएगा, ये लार्जेस्ट पार्टी का सोच है कि वो जाती है, सरकार बनाती है और फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में फेल होती है, या पहले ही रिग्रेट लेटर देके कहती है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय भी हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ भी हार जाती है, इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश भी हारती, राजस्थान भी हार जाती है, मान लीजिए जिस तरह की फीडबैक आ रही है इस वक्त, अगर ये तीनों राज्य हार गए मोदी, तो क्या मोदी लोकसभा में फिर कोई करिश्मा दिखा सकेंगे? क्योंकि पिछली बार 2019 में भी ये तीनों राज्य हारे थे मोदी, छत्तीसगढ़ भी गया था, मध्य प्रदेश भी गया था, राजस्थान भी गया था, तीनों राज्य हारे थे। उसके बाद जब लोकसभा हुआ तो मोदी ने अपने फेस के दम पे, अपने चेहरे के दम पे इन तीनों राज्यों से मैक्सिमम सीट ली, स्वीप किया, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़। क्या इस बार भी अगर विधानसभा में हार जाते हैं मोदी, चलिए तेलंगाना हार गए, सारे विधानसभा के चुनाव हार गए, क्या लोकसभा में इस बार फिर मोदी वही करिश्मा दिखाएंगे जो उन्होंने 19 में दिखाया था, हार के बावजूद दिखाया था? तीनों जगह बीजेपी की सरकारें थी, तीनों जगह बीजेपी की सरकारें एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारे कारणों से मिसरूल से हारी। आप वो नारा मत भूलिएगा, वसुंधरा, मैं मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। उसी राजस्थान में ये नारे भी लगे थे।
एंटी इनकम्बेंसी वसुंधरा जी के खिलाफ थी। नहीं, लेकिन जब लोकसभा की बारी आई तो लोगों ने मोदी को वोट दे दिया। एग्जैक्टली, क्योंकि मोदी जी का सिर्फ 5 साल का साथ था और 5 साल के बाद मोदी जी ने कहा था कि मुझे और 5 साल दे दीजिए, मुझे काम पूरे करने हैं। उसके बाद उस 5 साल के ऊपर जो पुलवामा का तड़का लगा था, जो सर्जिकल स्ट्राइक बेचा गया था राजकीय, हालांकि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब ये कहा था कि ये तो आर्मी ने किया है, इसका राजनीतिकरण नहीं और होना शायद चाहिए। विपक्ष भी बिखरा हुआ था। उसके बाद कांग्रेस, जो सबसे बड़ा, देखिए कांग्रेस जब तक 100-125 ऊपर नहीं पहुंचती तब तक विपक्ष सरकार बनाने की सोच नहीं सकती। कांग्रेस हाशिए पे थी, कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई चल रही थी, G20 ऊपर थे। आज 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, राज्य सरकारें कांग्रेस के पास है, उसके बावजूद यदि वो जाती है कांग्रेस के पास वापस, छत्तीसगढ़ में वापस जाती है, तेलंगाना में अपोजिशन के पास जाती है, केसीआर के पास, राजस्थान में यदि अशोक गहलोत के पास चली जाती है, और जो सरकार आपने तोड़फोड़ करके ली थी मध्य प्रदेश की, वो वापस कांग्रेस के पास जाती है, तो इसका मायना ये है कि जनादेश केंद्र के खिलाफ भी है। और इसके बाद लोकसभा में जब आएंगे तो लोकसभा में क्या बोल के आएंगे? क्या लोकसभा की पूर्ण अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियां कर्नाटक में नहीं गिनी थी? क्या कर्नाटक में ये नहीं बोला गया था कि हम डबल इंजन की सरकार आएगी तो आपको फायदा होगा? क्या कर्नाटक में जेपी नड्डा ने नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद चाहिए? क्या कर्नाटक की जनता मूर्ख है, उनको समझ में नहीं आया? उन्होंने उस आशीर्वाद को नकारा, डबल इंजन को नकारा, क्योंकि उनको पता था कि ये डबल इंजन डबल ताकत से रोनता है और इसमें जनता का नुकसान होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जिस जमीन पर 2019 में खड़े थे उस वक्त वहां गुंजाइश थी जीतने की, लेकिन आज जिस जमीन पर खड़े हैं आज गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बहुत से फैक्टर है और हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइगर, आप आए और आपने बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही संक्षेप में जिस तरह से गागर में सागर भर दिया आज, मुझे लगता है कि एक चीज तो उस गागर के में जो सागर आपने भरा है उस सागर से एक चीज तो आ रही है कि मोदी एक मुश्किल मकाम पर हैं, मुश्किल जगह पर खड़े हुए हैं और मंजिल उनसे लगातार दूर होती जा रही है 2024 की, जहां तक फाइनल की बात है, कप जीतने की बात है, मुकाबला जीतने की बात है। और अगर मोदी कहीं 230 पे अटक गए तो फिर गडकरी, राजनाथ, कोई और आ सकता है, और 230 से नीचे गए तो फिर दीवार पे इबारत लिखी हुई है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने का, और मैं हमेशा अपेक्षा करूंगा कि आप हमारे कार्यक्रम में आते रहें और इसी तरह से बेखौफ होकर बहुत आसानी के साथ आप बहुत कॉम्प्लेक्स इशू जिस तरह से समझाते हैं, मुझे लगता है कि देश में आप एक ऐसी आवाज हैं जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।